जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का भाग संख्या 3 मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकार बेसिकली अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक दिए गए हैं। ये मूल अधिकार को हम लोग 6 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है पाठ समानता का अधिकार, लेकिन हम लोग यहाँ पर समानता के अधिकार को पढ़ने से पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में कि मूल अधिकार क्या होते हैं, कानूनी अधिकार क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं। ये इनके बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहली बात, वो राइट, वो अधिकार जो कि कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएं, कानून के द्वारा संरक्षित किए जाएं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है जो कि न्यायालयों के द्वारा यहाँ पर बाध्यकारी हो, यानी कि जुडिशियरी के द्वारा हमारे यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। देखो, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि आपका संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आपका कानूनी अधिकार है। यदि आपकी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति झड़प करता है, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति पे कब्जा करता है, तो आपकी संपत्ति को बचाने के लिए आपकी कौन प्रोटेक्शन करने वाला है? कानून आपकी प्रोटेक्शन करेगा। और जुडिशियरी जो है वो आपके सपोर्ट में आएगी, जुडिशियरी के द्वारा बाध्यकारी होगा। यहाँ पर देखो, ये जो कानूनी अधिकार जो होते हैं, इनकी खास बात ये है कि ये आपको एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट में मिलते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिलते हैं। जैसे कि एक बार इस चीज को समझिएगा, तो आपका संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। और वहां पर यदि मान के चलो गवर्नमेंट का एक नेशनल हाईवे का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के बीच में यदि आपकी संपत्ति आ जाती है, तो गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को वहां पर हरण कर सकती है, गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और जब गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को लेगी, तो उस वक्त आपका कानून, आपके जो राइट है, कानून जो है आपकी संपत्ति का अधिकार है, उसका संरक्षण नहीं करेगा। कानून उस वक्त आपकी संपत्ति को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और ना ही जो न्यायालय है वो आपके जो संपत्ति उसको बचाने के लिए आपके साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कानूनी अधिकार है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं मिलते हैं। हाँ, आपकी जो संपत्ति है उसका मुआवजा मिलेगा, यानी कि आपकी जो संपत्ति है उसके बदले में आपको जितनी संपत्ति आपके प्रोजेक्ट के अंदर खर्च होगी, उसके बदले में आपको बेसिकली कुछ पैसा मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग मूल अधिकार क्या होते हैं। देखो दोस्तों, कानूनी अधिकार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं मिलते हैं, और वहीं जो मौलिक अधिकार होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि राज्य के विरोध में प्रोवाइड किए जाते हैं। इस चीज को ऐसे समझिएगा, सोसाइटी दो वर्गों में विभाजित होती है। एक होती है सबसे पहले शासक वर्ग, और एक दूसरा होता है जिन लोगों पे शासन किया जाता हो। शासक वर्ग में यदि वर्तमान समय में बात की जाए, तो जैसे कि हमारा संसद हो जाएगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो, सीएम हो जाए, यदि बात की जाए तो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सब क्या है? ये शासन वर्ग है। संसद जो है वो शासन वर्ग है। संसद जो है वो कानून, नियम कानून बनाती है। शासक वर्ग कौन होता है? जो कि देश को, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बनाए, वही तो शासक वर्ग होता है। किसी राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर हो वो भी क्या होती है? शासक वर्ग होती है। तो ये जो मूल अधिकार होते हैं यानी कि शासक वर्ग के अगेंस्ट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया शासक वर्ग, और ये शासन किस पे कर रहे हैं? तो ये करते हैं आम जनता के ऊपर, जो आम नागरिक है उनके ऊपर ये लोग शासन करते हैं। अब देखो, होब्स का ये विचार है, हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति के पास में जब पावर आती है तो वो उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी करता है, और जब इन लोगों के पास में पावर आ जाएगी तो हो सकता है कि ये जो आम जनता का शोषण करे। तो इन लोगों की पावर को रेगुलेट करने के लिए, इन लोगों की पावर को लिमिटेशन लगाने के लिए, और जनता को इनको बराबर लाने के लिए, यानी कि समानता लाने के लिए, ये जो हमारा मूल अधिकार है ये जनता को प्रोवाइड किया जाता है। किसके अगेंस्ट में? जो शासक वर्ग हो, जो हमारा स्टेट होता है, इसके अगेंस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। आई होप कि आपको मूल अधिकार क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, इसको बेसिकली मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का भाग संख्या 3 जो है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? ब्रिटेन के अंदर 13वीं शताब्दी के अंदर भी राजतंत्र हुआ करता था। जैसे आज संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो उस वक्त भी मोनार्की हुआ करता था। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का सिस्टम चलेगा, राजा के द्वारा गवर्नेंस की जाएगी, राजा की गवर्नमेंट होगी, और राजा की गवर्नमेंट में नियम कानून जो भी होंगे, यानी कि शासक वर्ग कौन होगा? राजा होगा। नियम कानून राजा के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो राजा ऐसे नियम कानून बनाएगा जो कि व्यक्तियों के शोषण भी हो सकता है। तो उस वक्त जो 1215 के
के अंदर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा जो डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है ब्रिटेन में 1215 में, ये बेसिकली जो राजा था, मोनार्की थी, उसकी पावर को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। आई होप कि आपको मैग्ना कार्टा समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ब्रिटेन में 1215 में साइन किया जाता है, मोनार्की जो थी उसके जो लिमिटेशन है, मोनार्की के ऊपर लिमिटेशन सेट करने के लिए। तो ये जो है मूल अधिकार, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मूल अधिकार है ये भारत की सरकार के ऊपर, भारत का जो राज्य है उसके ऊपर लिमिटेशन सेट करते हैं। तो यानी कि मूल अधिकार क्या हो गए? भारत के मैग्ना कार्टा हो गए। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग बेसिकली दोस्तों ये समझते हैं कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकार, इन दोनों में अंतर क्या होता है। कानूनी अधिकार जो है वो बेसिकली क्या है? ये न्यायालयों के द्वारा बाध्यकारी होगा। यदि आपकी संपत्ति को यदि कोई भी व्यक्ति हरण करता है, संपत्ति को यदि कोई भी व्यक्ति छीनता है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो फैसला होगा उससे यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आपको फिर जाना होगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के फैसले से भी यदि आप संतुष्ट नहीं है तो जो देश की सबसे बड़ी जुडिशरी सिस्टम है, आपको जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। अब यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी जो व्यवस्था है न्यायालय की, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये कानूनी अधिकार, यदि आपका संपत्ति का अधिकार यदि बचाना है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लेकिन यदि आपका मूल अधिकार का हरण होता है, मूल अधिकार का यदि शोषण होता है, तो आप अनुच्छेद संख्या 32 के तहत में सीधे सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का यदि हरण होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं, और यदि कानूनी अधिकार का हरण होता है तो आपको बेसिकली इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 12 के बारे में, अनुच्छेद संख्या 13 के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 18 तक है। देखो, मूल अधिकार बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट में मिलते हैं, तो स्टेट क्या है इसी को परिभाषित करने का काम करता है अनुच्छेद संख्या 12। अनुच्छेद संख्या 12 है वो राज्य की परिभाषा बताता है, यानी कि स्टेट की परिभाषा बताता है। ये वो राज्य नहीं है जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, ये वो वाला राज्य नहीं है। राज्य को हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, जो देश है, जो कंट्री है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, इसको 3 लेयर में स्ट्रक्चर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसका पार्ट होगी? स्टेट का पार्ट होगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी राज्यों की गवर्नमेंट है, वो किसका पार्ट होगी? स्टेट का पार्ट होगी। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की यदि बात की जाए तो वो भी स्टेट का पार्ट होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब जितनी भी सरकारें होगी, जो देश के अंदर राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, वो सब किसके अंदर शामिल की जाएगी? स्टेट के अंदर शामिल की जाएगी। और जो देश की संसद है वो किसके अंदर शामिल की जाएगी? स्टेट के अंदर शामिल की जाएगी। राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी स्टेट के अंदर शामिल की जाती है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी प्राधिकरण संस्थाएं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड यदि काम करती है तो वो किस में शामिल की जाती है? वो भी स्टेट के अंदर शामिल की जाती है। जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली किसका पार्ट कहलाती है? स्टेट का पार्ट कहलाएगी। ONGC को देख लीजिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो बेसिकली क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड यदि काम करती है तो क्या कहलाएगी? स्टेट कहलाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, कोई ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जो कि स्टेट का काम करती हो वो भी किसके अंदर शामिल आ जाएगी? वो भी राज्य के अंदर शामिल की जाएगी। यानी कि स्टेट का मुख्यतः काम क्या है? शिक्षा प्रोवाइड करना, लोगों को स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। तो यानी कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जो कि शिक्षा प्रोवाइड करने का काम करती हो तो किसके अंदर शामिल की जाती है? स्टेट के अंदर शामिल की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय क्या है? स्टेट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या है? स्टेट है। जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पर एम्स जो है वो क्या है? स्टेट है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टेट, देखो अब तक हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार बेसिकली जो राज्य है यानी जो शासक वर्ग है उसके अगेंस्ट में प्रोवाइड होता है, यानी कि सरकार के अगेंस्ट में प्रोवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, स्टेट को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर एक होता है गवर्नमेंट वाला पोर्शन और एक होता है वो प्राइवेटाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करता है। तो देखो दोस्तों, जो गवर्नमेंट है ना, इसको यदि हम लोग स्टेट बुलाएं तो सही है,
इस जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करता हो इसको यदि हम लोग स्टेट बोले तो सही है, लेकिन यदि हम लोग स्टेट को सिर्फ गवर्नमेंट बोल दे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला सेक्टर छूट जाता है। और यदि इस सेक्टर को हम लोग गवर्नमेंट स्टेट बोल देते हैं तो इसके अंदर गवर्नमेंट छूट जाती है। स्टेट के अंदर हम लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करता हो उन दोनों को शामिल करना होता है। आई होप कि अनुच्छेद संख्या 12 जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो वर्तमान समय में क्या है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो बेसिकली ज़्यादा पोर्शन किसका है, गवर्नमेंट का। और जब वर्तमान समय में प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, 1991 के बाद में जब एलपीजी रिफॉर्म देश के अंदर लाए जाते हैं तो उसके बाद में गवर्नमेंट का दायरा कम होता जा रहा है और हमारे मूल अधिकार बेसिकली किसके अगेंस्ट में मिलते हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिलते हैं। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का दायरा कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट संस्थाएं यदि कम होती जा रही है तो हमारे मूल अधिकार भी सीमित होते जा रहे हैं। यानी कि यदि ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो क्या होगा, भविष्य के अंदर जो मूल अधिकार है उनका दायरा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो आरक्षण है ना वो भी कहीं ना कहीं मूल अधिकार है। तो जैसे जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं होती है वहां पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है, ना तो आपकी जाति के नाम पर ना धर्म के नाम पर आपको आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जब जब भी यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो स्टेट का दायरा कम होता जाएगा और स्टेट का दायरा कम होगा तो हमारे मूल अधिकार के ऊपर यहाँ पर खतरा आएगा। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद संख्या 13 की तरफ। देखो दोस्तों जो अनुच्छेद संख्या 12 है वो स्टेट को परिभाषित करता है और हमारे मूल अधिकार क्या है वो बेसिकली स्टेट के खिलाफ में मिलते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ में मिलते हैं, संसद के खिलाफ में मिलते हैं। अब देखो संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे मूल अधिकार समाप्त हो जाए, कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि जो हमारे मूल अधिकार है उनका अल्पीकरण कर दिया जाए, जो हमारे मूल अधिकार है उनका डेरोगेशन कर दिया जाए, मूल अधिकार को कमजोर बना दिया जाए, तो क्या होगा, तो हमारा अनुच्छेद संख्या 13 जो है हमारे हेल्प करेगा मूल अधिकारों की। अनुच्छेद संख्या 13 ये बात बोलता है कि विधि क्या होगी देश के अंदर कानून क्या होंगे उनको परिभाषित करता है। ये अनुच्छेद संख्या 13 ये बात बोलता है कि जब देश के अंदर संविधान लागू होता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू होता है तो इसके बाद में जो भी कानून होंगे, कानून बनाने का काम किसके पास में है, संसद के पास में है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। इसके बाद में जब भी कोई नया कानून आएगा देश के अंदर तो वो किसी भी प्रकार से असंगत नहीं होना चाहिए। असंगत का मतलब ये है कि जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में खिलवाड़ ना करे, जो हमारे मूल अधिकार है कहीं ना उनके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए और कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मूल अधिकार को अल्पीकरण कर दे, जो कि मूल अधिकार का दायरा है उसको कम कर दे। यदि दायरा समाप्त होता है तो वो जो नया कानून है उसको नहीं माना जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखो जो हमारा संविधान है उसने देश को रेगुलेट करने के लिए 3 प्रकार से यहाँ पर बनाया गया डिवीजन। वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है यहाँ पर जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर तो कानून बनाएगी, संसद क्या है, लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो हमारे कानून है उनको लागू करती है जमीनी स्तर पर। और जुडिशरी जो है वो क्या काम करती है, जो ये कानून कहीं ना कहीं ये खतरनाक तो नहीं हो सकते, जनता के लिए भारी तो नहीं पड़ेंगे, यदि ये कानून सही नहीं है तो जुडिशरी क्या करेगी, इन कानून को रफा दफा कर देगी। और जब वो कानून जुडिशरी के द्वारा रफा दफा कर दिए जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव है उन कानून का फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 13 यही बात बोलता है कि हमारा संसद जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल अधिकारों के असंगत हो या फिर मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता हो, वो नए कानून मान्य नहीं होंगे। अब दूसरी बात देखो, हमारा जब संविधान जब देश के अंदर लागू किया गया था उसके अंदर दोस्तों हमारे कई कानून ऐसे हैं जो कि 1935 का जो एक्ट था उससे रिलेटेड है। जब हम लोग अपना संविधान तो 1950 के अंदर लागू हुआ था, तो हमारा आज भी कई कानून वो है जो कि 1935 के एक्ट से हो। तो यहाँ पर हमारा जो संविधान जो है वो ये बात बोलता है, अनुच्छेद संख्या 13 ये बात बोलता है, यदि कोई भी पुराना ऐसा कानून होगा जो कि मूल अधिकारों के यदि खिलाफ हो, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता हो, मूल अधिकार के अगेंस्ट में हो, तो वो जो पुराना कानून है वो मान्य नहीं होगा। यानी कि वहाँ पर मौलिक अधिकार है वो ज़्यादा मान्य होंगे। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उस कानून को ढक देंगे, जिसको बेसिकली आच्छादित का सिद्धांत कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स का
सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये बात बोलता है कि ऐसा कोई भी पुराना कानून यदि वो अल्पीकरण करता हो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में, जो संविधान का मूल ढांचा है, जो संविधान के मौलिक अधिकार है, यदि उनका अल्पीकरण करता हो, यदि मौलिक अधिकार के विरोध में हो, असंगत हो, तो वो कानून यहाँ पर लागू नहीं किए जाएंगे। वो जो कानून है उसको आच्छादित कर दिया जाएगा, मौलिक अधिकार को वरीयता दी जाएगी। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 12 और 13 समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमारा जो मौलिक अधिकार है इसको हम लोग 6 भागों में बांटते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। तो आज की क्लास में हम लोग जो समानता के अधिकार है इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। समानता के अधिकार बेसिकली अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक दिए गए। हम लोग देखेंगे कानूनी समानता क्या होती है, सामाजिक समानता क्या होती है, आर्थिक समानता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग अनुच्छेद संख्या 14 के बारे में देखते हैं। देखो, अनुच्छेद संख्या 14 जो है वो कानूनी समानता की बात करता है। कानूनी समानता को यदि आपको समझना है तो 2 चीजों को समझना होगा। यहां पर हम लोगों के पास में 2 विचार है कानूनी समानता को समझने के लिए। एक होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है विधि का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, और इसका मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। इन दोनों को समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन के अंदर चलता है, और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका के अंदर चलता है। जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है वो विदेशी दुनिया को देख देख करके बनाया गया है। हम लोगों ने पूरी दुनिया से सीखा है कि कैसा संविधान होना चाहिए, क्या नियम कानून पूरी दुनिया में है, उन लोगों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन का कानून भी एक्सेप्ट कर लिया, और जो यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो नियम कानून थे उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बेसिकली ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटेन से है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये किसका विचार है? ये ब्रिटेन के एक विचारक थे, उनका नाम था डायसी। ए डायसी का विचार हुआ करता था इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये इनका ये कहना था कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो SC ST से हो, चाहे वो नीची जात से हो, चाहे ऊंची जात से हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, किसी भी आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबके साथ में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। यहाँ पर वो चाहे सजा की बात हो या फिर किसी भी प्रकार के प्रावधान की बात हो, तो सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। यहाँ पर इनकी बात ये थी कि ये भेदभाव की बात नहीं किया करते थे, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। लेकिन इसी के अगेंस्ट में आ जाता है कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये बेसिकली बात करता है वंचित लोगों को संरक्षण देने की बात करता है। ये बात बोलते हैं कि हमें कानूनी समानता लेकर आनी है, समाज के लिए हम लोग कानून बना रहे हैं। कानून समाज को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि जो समाज है वो कानून को फॉलो करने के लिए होना चाहिए। यानी कि कानून किसके लिए होना चाहिए? समाज के लिए होना चाहिए, ना कि समाज कानून के लिए होना चाहिए। बेसिकली हमें समाज को आगे बढ़ाना है। अब आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा कि समाज जो है वो डिवाइडेड होता है। समाज डिवाइडेड होता है, जो लोग पीछे रह चुके हैं उनको हम लोग आगे लाने के लिए भी तो कानूनी समानता की बात करेंगे। यानी कि ऐसे समझिए इस एग्जाम्पल को, ये कहीं ना कहीं जो कानून है वो डिस्क्रिमिनेट करता है कई लोगों के साथ में। यहाँ पर देखो ये बात बोलते हैं कि टैक्सेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये बोलते हैं कि आपने ऐसा कानून बनाया है कि आपको इनकम का 10% देना होगा, आपको 10% इनकम टैक्स देना होगा। तो मान के चलो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो तो दे देंगे, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो अभी कुछ करने की सोच रहे हैं, वो लोग कहाँ से अपनी इनकम, जो लोग गरीब हैं वो 10% यदि इनकम का देंगे तो अपना खुद का पेट नहीं भर पा रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देंगे? तो वो बात करते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर आप लोग हाई टैक्स लगाएंगे तो वो लोग पे करेंगे, लेकिन ऐसे उद्योग जो अभी पनपना चाह रहे हैं उन पर यदि वो बराबर टैक्स लगा दिए जितने बड़े इंडस्ट्रीज पे जो टैक्स है, तो वो जो यहां पर कहीं ना कहीं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनकी मोनोपोली रहेगी, क्योंकि वो लोग टैक्स देने में समर्थित होंगे, उनकी इंडस्ट्रियां बढ़ती रहेगी। और जो इंडस्ट्री नई नई पनपना चाहती है वो इस टैक्स के दबाव की वजह से वो इंडस्ट्रियां उगने से पहले ही बर्बाद हो जाएंगी। यानी कि ये जो नई इंडस्ट्री है ये ऊपर आने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात करते हैं कि वंचित जो भी हो, वंचित लोग हो, उसे संरक्षण देने की बात करते हैं। यहां पर बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर यदि महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता है, महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, तो महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आना चाहिए इस प्रावधान के तहत में, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से नहीं आना चाहिए। ये बोलता है कि यदि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं के लिए आता है
तो पुरुषों के लिए भी आना चाहिए। लेकिन ये महिला यानी कि ये बात बोलते हैं कि जो लोग वंचित हैं उनका सपोर्ट करने की बात करता है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये बोलता है कि सभी के लिए समान एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन ये बात करते हैं कि जो वंचित लोग हैं उनको बेसिकली जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए बराबर लाने के लिए यानी कि जो परिस्थितियों के हिसाब से कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 14 यही बात बोलता है कि कानूनी समानता होनी चाहिए। इनके हिसाब से तो आप लोग समझ ही गए कि भाई कानूनी समानता का मतलब ये कि सभी के लिए एक जैसा कानून बना दिया जाए। और ये बोलते हैं कि कानून बनाया क्यों जाता है, कानून इसलिए बनाया जाएगा ताकि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर समानता आ सके। और समानता कैसे आएगी, जब वो लोग जो पिछड़े रह चुके हैं उनको किसी प्रकार की राहत दी जाए। तो ये जो इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये राहत की बात करता है। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 14 क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद संख्या 14 किसकी बात करता है, कानूनी समानता की। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 15 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 15 बात करता है सामाजिक समानता की यानी कि सोशल इक्वलिटी की। यहाँ पे देखो, समाज के अंदर हमारा जब संविधान बना था तो विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते थे। किसके नाम पर, धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकार से भेदभाव किए जाते थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये 5 ग्राउंड बेसिकली डिटेल में बताए थे कि इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आपके साथ में समाज के अंदर आपको सोसाइटी को एक्सेप्ट करना होगा। सोसाइटी किसी भी आधार पर आपसे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती कि आप यदि मुस्लिम है तो हिंदू आपके साथ में इस आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किए जाएंगे। जाति के आधार पर यानी कि जो SC ST के लोग हैं इस आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे कि वो नीची कास्ट के हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। लिंग के आधार पर यानी कि सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी भी महिलाओं, यदि तुम महिला है तो महिला के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। वंश के आधार पर यानी कि किसी वंश का हो, जैसे कि अभी एक एग्जांपल से बताएंगे इस चीज को, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यदि वो किसी वंश से बिलोंग करता हो। जैसे कि यहाँ पर जो सिंधिया फैमिली है अभी भारत के अंदर, वो लोग क्या है, उन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में उन लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया था। वो कहीं ना कहीं अब जो सिंधिया वंश के जो लोग हैं उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा इस आधार पर कि आपके वंश के लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, आप लोग देशद्रोही हुआ करते थे। तो यानी कि वंश के आधार पर सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता नहीं होनी चाहिए। फिर आता है जन्म स्थान। जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इन 5 ग्राउंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। जन्म स्थान का बात क्यों की गई, देखो जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन वाले जब हमको गुलाम बना के रखा करते थे तो जो भी उन लोगों ने ये बनाया था कि जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों ने बोर्ड बना दिया था कि हिंदुस्तानी अलाउ नहीं है। तो यानी कि वो लोग हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे किस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बिहार के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, उनके साथ में दक्षिण भारत के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिल्ली के अंदर भी बिहारी नाम से गाली के रूप में इस शब्द को उपयोग किया जाता है। तो यानी कि जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, किसी भी जगह का व्यक्ति होना चाहिए, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद संख्या 15। अब देखो यहां पर ये नोटिस कर लीजिएगा, अनुच्छेद संख्या 15 बोलता है केवल और केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव हो सकता है किस आधार पर, आपके शारीरिक मापदंड के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इस चीज को भी समझेंगे। देखो ये बताया ना कि हमने जैसे कि शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल में किसी भी जाति धर्म के आधार पर आपको नहीं रोका जाएगा। आज चाहे SC ST का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो किसी भी होटल में जा सकता है, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकता है। और जो कि हमने बताया जन्म स्थान चाहे कोई भी हो, जैसे कि अंग्रेज लोग हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, इनइक्वालिटी से पेश आया करते थे। तो ये कानून लेके आया गया है कि शॉप्स हो, चाहे कोई भी दुकान हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, वहां पर किसी भी धर्म का व्यक्ति, जाति का व्यक्ति, कोई भी लिंग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, किसी भी वंश का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी जन्म स्थान हो, कहां पर जा सकता है, इन स्थानों पर जाकर के अपनी एंट्री लेकर जो भी इंटरटेनमेंट की जगह है वहां पर जा सकता है। यदि बात की जाए तो जैसे आज तो देखो जमाना बदल गया, तो यानी कि उस वक्त क्या है कि जैसे कि पानी के स्रोत क्या हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, टैंक हुआ करते थे। तो वहां पर यह प्रावधान बनाया गया कि जो नहान घर है, जैसे कि बाथिंग घाट है, टैंक्स हैं, कुएं हैं, उन पर यदि जाति के आधार पर
किसी भी प्रकार का भेदभाव किया गया तो वो मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, और मूल अधिकार का यदि किसी के साथ में उल्लंघन किया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी, यानी कि आपके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा अनुच्छेद संख्या 15 का क्लोज नंबर 3 ये बात बोलता है कि महिला एवं बच्चों के उत्थान के लिए संसद किसी भी प्रकार का कोई कानून बना सकती है। कहीं ना कहीं हमारा संविधान का अनुच्छेद संख्या 15 ये बात बोलता है जाति की लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो ये बोलते महिला के उत्थान के लिए कोई कानून बना सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये तो पुरुषों के साथ में इनइक्वालिटी हो गई, पुरुषों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। तो देखो हमारा संविधान क्या बात बोलता है, हमारा संविधान ये बात बोलता है कि हमें समाज में समानता लेकर के आनी, समाज में सोशल इक्वेलिटी लेकर के आनी, और सोशल इक्वेलिटी हम लोग लेके आ रहे हैं। हम पुरुषों के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि समाज के अंदर जो महिला है वो बेसिकली एक प्रताड़ित वर्ग है। समाज के अंदर जो महिला है उसको उतना स्टेज नहीं मिला हुआ है, उतना अधिकार नहीं मिले हुए हैं। तो हम क्या करें, पुरुष लोग तो जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा, आपको अपनी ग्रोथ करते रहनी, लेकिन महिलाओं को हम लोग समाज के अंदर समानता दिलाने के लिए कुछ एक्ट लेके आएंगे, कुछ प्रावधान लेके आएंगे, ताकि महिलाएं भी है वो समाज के अंदर पुरुषों की बराबरी कर सके। तो यानी कि जो लिंग के आधार पर सामाजिक समानता आ सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों के साथ में यदि कुछ बच्चों के लिए कुछ स्पेशल यदि प्रोविजन लेके आया जा रहा है तो एज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जैसे कि बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो यानी कि यहाँ पर बोला जाता है कि महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद संख्या 15 का क्लोज नंबर 3 है। अब देखो उसी में क्लोज नंबर 4 ये बात बोलता है कि SC ST के लिए उत्थान के लिए किसी भी प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यहां से ही आरक्षण का बिंदु निकलता है। जो आरक्षण का बिंदु है वो अनुच्छेद संख्या 15, 16, 17 से ही निकलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। देखो SC ST जो है ना वो बेसिकली क्या है, ये पिछड़ा वर्ग था। जब संविधान 1950 में बनता है तो उस वक्त ही तो आरक्षण दिया गया था। उस वक्त आरक्षण इसलिए दिया गया था कि SC ST के जो लोग हैं वो समाज के अंदर पिछड़ चुके हैं, समाज के अंदर पीछे रह चुके हैं। तो इनकी सामाजिक समानता के लिए इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लेके आए जा सकते हैं, इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल एक्ट लेके आए जा सकते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। उस वक्त ये बात नहीं बोली गई थी कि इनको आरक्षण हमेशा के लिए दिए जाएंगे। हमारी संविधान सभा ने शुरुआत में 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। ये माना जा रहा था कि समाज के अंदर जब इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दे देंगे तो ये लोग बराबरी करेंगे, और जब ये लोग बराबरी करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, सामाजिक समानता आएगी, और जब सामाजिक समानता आएगी तो इसको हम लोग ऐसे जो आरक्षण इसको समाप्त कर देंगे। उन लोगों ने तो ये सही डिसीजन लिया था। अब जब सामाजिक समानता आ जाएगी तो ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद संख्या 15 है वो सामाजिक समानता की बात करता है। वो धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ओनली शब्द लगाया गया है कि इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जबकि शारीरिक मापदंड और शैक्षिक मापदंड के आधार पर आपके साथ में भेदभाव किया जा सकता है। आई होप कि अनुच्छेद संख्या 15 क्लियर। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद संख्या 16 को। अनुच्छेद संख्या 16 है वो कहीं ना कहीं आर्थिक समानता की बात करता है, और आर्थिक समानता लाने का सबसे बड़ा तरीका है रोजगार। तो अनुच्छेद संख्या 16 जो है वो रोजगार देने की गारंटी करता है। कैसे? रोजगार देने की गारंटी नहीं, वो अवसर देने की बात करता है, रोजगार के अवसर की बात करता है। सरकारी जो सेवा है वो रोजगार ही तो होगा, तो सरकारी सेवाओं में समानता की बात करता है। ये बोलता है कि हर व्यक्ति जो है रोजगार के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई के अंदर किसी भी प्रकार से आप यदि किसी धर्म के हो तो आपको नहीं रोका जाएगा, आप नीची जाति के ऊपर जाति के है तो आपको नहीं रोका जाएगा, आपको लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको अवसर की समानता मिलेगी, ना कि आपको सरकारी सेवाओं में आपको समानता मिलेगी। यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर अवसर की बात की जाती है। आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है? आपको जैसे कि शारीरिक मापदंड है। अब यदि बेसिकली आर्मी के अंदर किसी को सेलेक्ट करना है तो जिसका शरीर अच्छा होगा, जो मजबूत होगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ना कि जो व्यक्ति कमजोर होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसका जो शारीरिक मापदंड के आधार पर तो भेदभाव किया ही जा सकता है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो यदि मतलब कि भाई आप मतलब सारी सरकारी सेवाओं के अंदर जो जिसके पास में हाई एजुकेशन, जिसके पास में शिक्षा ज़्यादा है, तो उस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। अब देखो अनुच्छेद संख्या 16 से यहाँ पर एक आरक्षण का पॉइंट निकलता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
जिसको हम लोग शॉर्ट में डिटेल में नहीं देखेंगे अभी लोग। यहाँ पर देखो मंडल आयोग जो है उन्होंने ओबीसी के जो लोग हैं, जो अदर बैकवर्ड के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान लेके आया। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है यानी जनरल के जो लोग थे उनके लिए आरक्षण लेके आया गया। यहाँ पर एससी एसटी के लोग जो है उनके लिए भी आरक्षण लेके आया गया। अब देखो जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उनको आर्मी के अंदर बेसिकली क्या है, उनकी जो हाइट का जो क्राइटेरिया होता है जो फौज में लेने के लिए, उससे कम के अंदर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को शामिल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है। हमारे संविधान में बोला गया है कि इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधार पर भेदभाव हो सकता है। यानी कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार भेदभाव किया जा रहा है। जब वहाँ के लोग जो है उनकी एवरेज हाइट ही इतनी है जो कि हम लोगों ने क्राइटेरिया डिफाइन किया उससे नीचे है, तो वहाँ के लोग तो आ ही नहीं पाएंगे, उनको सरकारी सेवाओं के अंदर समानता का अवसर मिल ही नहीं पाएगा। तो उनको अवसर देने के लिए भौगोलिक आधार पर किसी न किसी प्रकार से उनको विशेष छूट दे दी जाती है। अब देखो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर हमारा मेन मकसद है आर्थिक समानता। तो ये जो मंडल आयोग ने है ओबीसी को क्यों आरक्षण दिया? ताकि जो अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको समानता मिल सके, वो लोग अपलिफ्टमेंट के लिए उनको आरक्षण दिया गया। अब यहाँ पर एससी एसटी है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा 1950 के अंदर जब संविधान लागू होता है तो उस वक्त जो वर्ग पिछड़ा हुआ था, सामाजिक आधार पर जो वर्ग पिछड़ा हुआ था, वही आर्थिक आधार पर वर्ग पिछड़ा हुआ था। और जब जो आर्थिक आधार पर जो वर्ग पिछड़ा हुआ था तो उनका ये मानना था कि जब व्यक्ति के पास में अर्थ आएगा, जब व्यक्ति के पास में अर्थ आएगा तो समाज में उन्नति होगी, समाज में ऑटोमेटिक उसको स्थान मिल जाएगा। तो यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता दी जाती है, इनको कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाता है। बेसिकली इनकी सामाजिक जो स्थिति है वो बेहतर होगी तो क्या होगा, हमारा अनुच्छेद संख्या 16 आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी तो आर्थिक समानता भी आएगी समाज के अंदर और सामाजिक समानता भी आएगी। तो इसलिए दिया गया था। अब आप लोग देखिएगा आर्थिक समानता की बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 16, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी है। यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर नीची कास्ट जो है एससी एसटी है उनको ही आरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ पर जो जनरल है उसको भी आरक्षण दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस किसके लिए? जो जनरल के लोग हैं, जो हायर कास्ट के, उन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया। तो यानी कि हमारा जो अनुच्छेद संख्या 16 जो है वो सरकारी सेवाओं में समानता के अवसर की बात करता है। जो आरक्षण है ना, इसको हम लोग यदि यहाँ पर समझने लगेंगे तो हम लोग जो टॉपिक है इससे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आरक्षण के बारे में हम लोग एक स्पेशल रूप से डिटेल लेके आएंगे कि मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन किसके द्वारा लाया गया था, कब इसकी क्या सिफारिशें थी। हम लोग ये जो मंडल कमीशन है, ईडब्ल्यूएस, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्रीमी लेयर के बारे में हर चीज को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम लोगों ने अनुच्छेद संख्या 16 तक देख लिया। अब अनुच्छेद संख्या 17 और अनुच्छेद संख्या 18 के बारे में देख। अनुच्छेद संख्या 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि छुआछूत के अंत की बात करता है। यहां पर आप देखिएगा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने जाया करते थे तो उनको क्लास में एंट्री नहीं थी, उनको पढ़ाई करने के लिए क्लास से बाहर बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग किया करते थे। वहां पे अपर कास्ट के बच्चों का ये मानना था कि यदि लोअर कास्ट का बच्चा हमारे साथ में बैठेगा तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। उस समाज के अंदर छुआछूत प्रभावित हुआ करते थे। यानी कि हमारा जो अनुच्छेद संख्या 17 है वो बोलता है कि सामाजिक असमानता के जो आधार है, यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो असमानता फैली हुई है, जिसके जाति और धर्म के नाम पर जो छुआछूत फैली हुई है, उसे समाप्त करने की बात करता है अनुच्छेद संख्या 17। क्योंकि अनटचेबिलिटी जिस दिन समाप्त होगी तो समाज के अंदर समानता आएगी। और अनुच्छेद संख्या 17 क्या बोलता है? सामाजिक समानता आनी चाहिए। अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक की क्या बात की जाती है? समानता की बात करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 17 जो है वो बेसिकली अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत करने की बात करता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 18 के बारे में। देखो अनुच्छेद संख्या 18 बेसिकली उपाधियों की अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यहां पर देखो ब्रिटेन ने जब हमें गुलाम बनाया था तो कुछ चमचे हुआ करते थे ब्रिटेन के, जो कि भारत के होने के बाद में भी भारत के दुश्मन हुआ करते थे। यानी कि यहां पर देखो ब्रिटेन की सरकार है एक तरफ भारत के नागरिक है, और कुछ भारतीय ऐसे हुआ करते थे जो कि ब्रिटेन के तलवे चाटा करते। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी उनसे खुश होकर के उन लोगों को कुछ उपाधियां दे दिया करते थे, और उन लोगों को जो उपाधियां दी गई थी उन्हीं को समाप्त करने की बात करता है अनुच्छेद संख्या 18। और दूसरी बात यह है कि यानी हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो महत्वता है उसके योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर, ना कि उसके वंश के आधार पर। यानी कि पहले जो राजा महाराजा थे उनसे
उनकी उपाधियां छीन ली जाती है कि अब आप अपने नाम के आगे राजा महाराजा जैसी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे कि यहाँ पर आपको जन्म के आधार पर ये उपाधि मिली है, आपके पास में कोई विशेष योग्यता नहीं है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो बेसिकली उपाधियों के अंत की बात करता है। हमारे यहाँ पर संविधान जो है वो बेसिकली ये बात भी बोलता है कि यदि आप विदेशी राज्य से, विदेशी जो देश है, यदि जो दूसरे देश है उससे यदि कोई उपाधि प्राप्त करते हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। हाँ, आप विदेशी राज्य से यदि उपाधि प्राप्त करते हैं तो आपको राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की सहमति यदि मिलती है तो आप दूसरे देश से उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या बोला जाता है कि जो राज्य के पद पर यदि कोई व्यक्ति हो, जो राज्य का जो ट्रस्ट हो, राज्य का जो कोई ट्रस्ट का व्यक्ति हो, वो बेसिकली दूसरे देश से कोई उपहार भी नहीं ले सकता है, कोई इनाम नहीं ले सकता है। मान के चलो कि राजस्थान में कोई जैसे मतलब देश का यदि कोई अधिकारी है, देश राज्य ट्रस्ट का यदि कोई अधिकारी है, उसको यदि पाकिस्तान की सरकार कोई उपहार दे रही हो तो उससे कोई भी यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी दे रहा है, कोई भी चीज़ दी जा रही किसी के द्वारा, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है। हो सकता है कि यदि वो उपहार ले रहा है तो उसके बदले में वो किसी विदेशी राष्ट्र की मदद करेगा, किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, विदेशी राज्य से उपाधि लेने के विरोध की बात करता है, राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि प्राप्त की जा सकती है, और उपहार और भेंट लेने का भी विरोध करता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। कि अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेसिकली, देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 18 के अंदर एक बात और भी बोली गई है। यदि कोई व्यक्ति अकादमिक डिग्री यदि धारण करता है, अकादमिक उपाधि हो या फिर सैनिक उपाधि हो, तो उसे अपने नाम के साथ में यूज कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर की जो उपाधि है वो क्या है, अकादमिक उपाधि। जैसे कि एकेडमिक्स की जो भी डिग्री होगी उनका अंत नहीं किया जाता है, जो कि मेहनत के आधार पर, जो कि योग्यता के आधार पर जो डिग्री उपलब्ध की जाएगी, जो प्राप्त की जाती है, उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो सैनिक उपाधि होती है, जैसे कि कर्नल होते हैं, जनरल मेयर जो होते हैं, जो सैनिक अधिकारी होते हैं, वो लोग अपनी उपाधि का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उनकी जो उपाधि है वो है सैनिक उपाधि, जो कि योग्यता के आधार पर मिली है उन्हें, ना कि किसी वंश के आधार पर, ना कि किसी की चाटुकारिता करने के आधार पर। अब देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर सन 1954 के अंदर 4 प्रकार के सम्मान चलाए जाते हैं, जिनको बेसिकली भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री नाम से माना जाता है। ये 4 रत्न जब चलाए जाते हैं तो कुछ जो लोग हैं वो विरोध करते हैं कि ये तो अनुच्छेद संख्या 18 का विरोध किया जा रहा है, ये उपाधियां हैं। तो ये जाकर के ये कांग्रेस की सरकार में चलाया जाता है। बेसिकली 1954 में नेहरू जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तब जाकर के 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो इन चारों जो सम्मान है इनको समाप्त कर दिया जाता है। अब जब 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी की सरकार बनते ही इन जो सम्मान है इनको दोबारा से पुनः प्रस्तावित कर दिया जाता है, पुनः लागू किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये बात बोली जाती है कि ये जो सम्मान है इनका विरोध किया जाता है कई लोगों के द्वारा। अब ऐसा ही एक केस जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में, बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि अवार्ड में और यहाँ पर जो उपाधि है इन दोनों में अंतर होता है। आप लोग ये बताइएगा कि उपाधियों के अंत करने के चक्कर में जो कोई व्यक्ति भारत के लिए विशेष काम कर रहा है, जो भारत के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, क्या उसे कुछ सम्मान भी नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उसे कोई अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए? उपाधियों की परिभाषा उन्होंने अलग बताई और अवार्ड को अलग बताया। उन्होंने बोला कि अवार्ड अलग चीज़ है, उपाधि अलग चीज़ है। ये जो 4 सम्मान है, ये भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये क्या है? ये अवार्ड है, ना कि किसी भी प्रकार की उपाधि है। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 18 भी क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है। फिर हमने देखा अनुच्छेद संख्या 12 को कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, हमारे यहाँ पर कैसे कानून बनाए जा सकते हैं, अनुच्छेद संख्या 13 में देखा। अनुच्छेद संख्या 14 जो है वो कानूनी समानता की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। यहाँ पर हम लोगों ने अनुच्छेद संख्या 15 को देखा कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद संख्या 16 जो है वो सरकारी सेवाओं में समानता के अवसर की बात करता है। अनुच्छेद संख्या 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, और अनुच्छेद संख्या 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। आई होप कि आपको ये जो पूरा लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो कि अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक है। आई होप कि आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।